Hello everybody, Jaspreet Singh Johar this side along with Amit Vora sir, and we have with us Tripti Goel, a student from Varanasi who has scored All India 9th rank in December 2020 Company Secretary Examination. Amit sir will welcome Tripti and then we'll proceed with the interview. Hello, all of you. बच्चे, it's our pleasure that we have with us Tripti Goel, All India 9th rank for CS Executive December 2020. First of all, we should have a big round of applause, please. जसप्रीत सर, आप प्लीज बच्चे को बुके ऑफर करेंगे. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. बच्चे, कैसा फील हो रहा है AIR 9 लाके? सर बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब पहले सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, बट ये था कि बस रैंक लाना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद पेरेंट्स के चेहरे पर, टीचर्स के चेहरे पर जो खुशी आएगी वो देखनी है. तो उसी से बस हिम्मत मिलती थी कि हाँ करना है करना है करना है. अच्छा, ये ऑल इंडिया 9th रैंक के बारे में आपको कब पता चला? रिजल्ट जब आया तो इमीडिएटली पता चल गया इसके बारे में, या कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट का पता चला, अपने रैंक के बारे में पता चला? सर रिजल्ट का तो मेरे को तुरंत पता चल गया था, बट फिर मैंने अपने भैया को बताया तो उन्होंने बोला कि रैंक चेक कर, तेरी रैंक आई होगी. तो फिर मैंने रैंक चेक की तो फिर मेरे को पता चला, मतलब 5-10 मिनट बाद. मेरे को याद आ रहा है कि जिस समय आपने मेरे को अपनी वो मार्कशीट भेजी थी, तो मैंने जब मार्कशीट देखी तो मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था. मैंने भी क्वेश्चन में लिखा था AIR और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया था. तो आपने मेरे को बाद में बताया कि जो AIR है वो AIR 9 है. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अगर हम लोग CA की बात करें तो CA के अंदर तो 50 रैंक्स आती हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी में 50 रैंक्स नहीं होती, 25 रैंक्स होती हैं. और अमंग टॉप 25 स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तृप्ति ने टैक्सेशन का सब्जेक्ट हमारे यहाँ से किया था और अमित सर के यहाँ से भी इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी है. अमित सर के यहाँ से जो इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी है, पहले अमित सर उसके बारे में बात करेंगे. टैक्स के बारे में चर्चा हम लोग इसके तृप्ति से डिटेल में बाद में करते हैं. अमित सर, लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में आप इनसे बात करें. तृप्ति बेटा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम CS एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट एग्जाम देने जाते हैं, दैट इज आर JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज योर फीलिंग डे बिफोर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम कि हाँ यार कल मुझे एग्जाम देना है? उस टाइम पे आपके दिल में क्या चल रहा था? सर एक्चुअली मतलब मैंने पढ़ लिया था तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं हो रही थी, बट ये था कि फर्स्ट एग्ज़ाम है और मेरे को था कि मैंने ऑलरेडी 5-6 बार रिवीजन कर चुकी थी. इनफैक्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स की रिवीजन भी नहीं की थी एग्ज़ाम देते टाइम. बस ये था कि हाँ पहले पढ़ रखा है अच्छे से, टीचर्स ने अच्छे से पढ़ा रखा है तो हो जाएगा. बेटा, यहाँ पर जो इस बच्ची ने बोला मैंने 5-6 बार रिवीजन कर रखी थी, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड. मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, मैं अपने रेगुलर क्लासेस में भी बार बार इस पॉइंट पे इंसिस्ट करता हूं कि हमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए. जसप्रीत सर, आपका क्या से है इस पे? नहीं, मैं भी हमेशा से अपने सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो CA के हों, CS के हों, CMA के हों, मैं भी सभी को ये बात बोलता हूँ कि आपको कम से कम 3 रिवीजन तो करनी है. अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मैं रिवीजन में कितना टाइम लगाऊं? तो देखिए, टाइम जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. किसी की लर्निंग एबिलिटीज फास्ट हैं तो वो रिवीजन शायद किसी टॉपिक की आधे घंटे में कर ले. उसी टॉपिक को रिवाइज करने में किसी का शायद 2 घंटे लग जाए. हो सकता है कोई स्लो लर्नर है, उसके 5 घंटे लग जाए. बात टाइम की नहीं है कि आपने कितना टाइम डिवोट करना है, बात इस बात की है कि आपने कितनी बार उसको रिवाइज करना है. तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप 3 बार रिवाइज करें. टैक्स के सब्जेक्ट में 3 बार रिवीजन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता. लेकिन तृप्ति से भी हम लोग इसके बारे में पूछेंगे. लेकिन हमारे साथ एक बेनिफिट ये मिलता है स्टूडेंट को कि हम लोग क्लासेस के दौरान सब कुछ लिखते हैं. इवन दो कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम इज 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, MCQ बेस्ड, फिर भी हम लोग फ्रॉम A to Z एक एक अक्षर हर चैप्टर का लिखते हैं. लिखने का फायदा ये रहता है कि आप
लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें आप याद हो जाती हैं, और अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ रिवाइज करना हमेशा बहुत आसान हो जाता है। तृप्ति, थोड़ी देर पहले आप स्टूडियो से बाहर बैठ के बात कर रहे थे कि आपने तो किताब खोली नहीं थी, तो उसके बारे में बताइए कि बिना किताब खोले आप सिर्फ क्लास नोट्स में जो लिखवाया उसी के बेसिस के ऊपर आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए। यस सर, क्योंकि आप पूरा वर्ड टू वर्ड सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवा देते हो, तो मैंने मॉड्यूल एक बार रीड किया था और बाकी कोई नोट्स नहीं पढ़े थे, बस आपने जो लिखवाया था उसी से पढ़ा था, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे जैसे एक दो बार आप रिवाइज कर लोगे ना, मतलब एक बार दो बार रीड कर लोगे, तो उसके बाद थर्ड टाइम तो आपको लगता है यार ये सब तो मेरा देखा हुआ है, और खुद से लिखा हुआ होता है तो वो ज़्यादा जल्दी माइंड में बैठ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं हम यहाँ पे बीच में लेके आता हूँ मैं, कुछ यूट्यूब के ऊपर रिविजनरी लेक्चर्स हैं, कुछ टीचर्स के हैं, मेरे ख्याल से आपने उनको भी फॉलो किया है, एंड उनको फॉलो करना आसान हो गया क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था उसके ऊपर कोई भी रिवीजन करवाएगा और किसी भी तरह की रिवीजन करवाएगा तो मेरे ख्याल से वो रिविजन्स हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं। यस सर, वही है, बेस तो आपने क्लियर करवा दिया था, बट रिवीजन लेक्चर्स मैराथन वगैरह से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर उनकी क्लासेस देखने से कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो गया था कि हाँ आप कर सकते हैं। बेस तो क्लियर है ही, और साथ में क्वेश्चन पेपर वगैरह भी सॉल्व हो गए। हाँ, क्वेश्चन पेपर, और हमारी जो किताब है उसके अंदर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हमने अपनी एमसीक्यूज के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के जो पास एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोगों ने कवर करे हुए हैं। वी हैव कवर्ड ऑल क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करे हुए हैं। और जो क्लास नोट्स हमारे जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स सब सारी चीज़ें लिखते हैं, उस पर भी डिप्लोमेटिकली, और भगवान से डर के बात बोल रहा हूँ कि लगभग 99 to 99.5% कोर्स कवरेज हमारी हो जाती है। इफ़ नॉट 100% तो एटलीस्ट 99 to 99.5% हम लोग सब कुछ कोर्स का अपने क्लास नोट्स में कवर अप कर लेते हैं। स्टूडेंट तृप्ति गोयल जैसे स्टूडेंट जो हैं वो जो डिफरेंशियल 0.5% 1% जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता उसको भी खुद कवर अप करके इस तरह की ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज देते हैं। शी हैज़ स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल, 9th रैंक ऑल ओवर इंडिया, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले अटेम्प्ट के अंदर। एंड एक और चीज़ जो मैं हमेशा से बोलता हूँ और मेरे ख्याल से अमित वोरा सर एग्री करेंगे, मेरा जो एक्सपीरियंस है रीसेंट पास का, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंक होल्डर्स आर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर रेगुलर कॉलेजेस। रेगुलर कॉलेज के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की, इट गिव्स यू एन एडवांटेज, इट गिव्स यू बेनिफिट ओवर ऑल अदर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। बस द इशू इज़ कि हम लोगों में वो जो विल है या वो विल पावर है, वो डेडिकेशन है, उसमें कहने की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉलेज और प्रोफेशनल स्टडीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। अदरवाइज यू कैन मैनेज, एंड आई टेल यू रिसेंट पास में जब सीए के अंदर फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक और बाकी के रैंक्स आए, फोर्थ रैंक आया लास्ट टाइम, उसके अंदर भी यही था। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग रैंक आर द स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर कॉलेज, एंड तृप्ति गोयल, शी हैज़ कम डाउन ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ BHU, वाराणसी में जो BHU है, यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इन्होंने वहाँ से अपना रेगुलर कॉलेज किया। शी वॉज इन वाराणसी जब इन्होंने मेरी और अमित वोरा सर की क्लासेस ली थी, पेन ड्राइव क्लासेस थी। पेन ड्राइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस में बेनिफिट रहता है कि आप अपनी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने पूरे दिन के टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। कॉलेज में भी जा रहे थे, अपनी क्लासेस भी कर रहे थे, एंड देन शी हैज़ कंप्लीटेड 5 रिविजन्स एंड शी हैज़ स्कोर्ड सच अ ब्यूटीफुल रैंक। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। अमित सर। सर, आपकी इस बात से मैं 100% अग्री करूंगा। जैसे आपने कहा कि इस बच्ची ने रेगुलर कॉलेज के साथ अपने CS के एग्जाम दिए, आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम 18 years बैक। मैं भी आई वॉज सेलिंग इन द सेम बोट। मुझे आज भी याद है, आई वॉज इन खालसा नॉर्थ कैंपस कॉलेज, और साथ में मैंने CS एग्जीक्यूटिव के दोनों एग्जाम्स क्लियर किए थे, एंड CS प्रोफेशनल्स भी मेरा ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज हो गया था। I was in Guru Gobind Singh College in Delhi, तो मैंने भी कंपनी सेक्रेटरी साथ साथ में किया था। एंड वो बात एक अलग है कि फाइनल्स में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी रीज़न से। देन आई
totally quit the company secretary and then I moved on to CA. But yes, ये पढ़ाई साथ साथ में करी है, हम लोगों ने भी साथ साथ में करी है, कॉलेज के साथ में हम लोगों ने किया है. तो तृप्ति, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चे कि आपने जैसा कहा कि मैंने सर 5 से 6 बार रिविजन्स करी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? उसमें आपने क्या किया? लॉ में, जैसा आपने टैक्स में कहा कि आपने सर के रजिस्टर को देखा, आपने लॉ में क्या किया? लॉ में आपने थियोरी बुक, जैसे मेरी बुक आपने देखी है जिसमें थियोरी एंड चार्ट्स क्विक रिकैप्स होते हैं, तो आपने चार्ट्स को बार बार रिवाइज किया या थियोरी को बार बार रीड किया? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू लॉ सब्जेक्ट्स? सर मैंने फर्स्ट टाइम तो मॉड्यूल रीड किया था, सेकंड टाइम फिर आपके चार्ट्स वगैरह देखे थे, थर्ड टाइम से फिर मतलब मैं एक बार मॉड्यूल एक बार चार्ट्स, एक बार मॉड्यूल एक बार चार्ट्स करती थी. और लॉ में बेसिकली मैंने JIGL और EBCL में तो अपनी मतलब कि जो चैप्टर्स पढ़ती थी उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी थी. जब खाली टाइम मिलता था 10 मिनट 15 मिनट उसको सुन लेती थी तो वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता था. बच्चे, ये चीज भी मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं कि ट्राई टू मेक योर वॉइस नोट्स. अपनी आवाज सुनने से, अपनी हैंडराइटिंग देखने से आपको चीजें जल्दी एंड लॉन्गर टर्म तक याद रहती है, राइट? जसप्रीत सर, आप क्या कहोगे इस पे? डेफिनेटली आप किसी भी बुक के अंदर अंडरलाइनिंग करें और उसके मुकाबले में अगर आप उस चीज़ को अपने हाथ से लिखें तो अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं बिल्कुल भी. देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मेकिंग एन अंडरलाइनिंग इन द बुक्स एंड देन उसके बाद उसका अगर कंपैरिजन हाथ के नोट्स के साथ करें तो दोनों में कंपैरिजन ही नहीं है. पीपल से ज़मीन आसमान का अंतर है, मैं कहूँगा नहीं, ज़मीन आसमान का नहीं, ज़मीन और मार्स का अंतर है. इतना ज़्यादा अंतर पड़ जाता है अगर आप अपने हाथ से कोई चीज़ को लिख रहे हैं. डेफिनेटली वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है रिवीजन करने पे. एक ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है जहाँ पे पढ़ाई करते समय आप अपने वॉइस नोट्स बना सकते हैं और वो वॉइस नोट्स बना के अगर आप एक अलग फोल्डर में रख लें और उसका फिर बार बार अगर आप इसको सुनते रहेंगे, अपनी ही आवाज़ को सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से रिविजन्स बहुत बहुत आसान हो जाती हैं. इट विल डेफिनेटली हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको. बच्चे, आपने फर्स्ट टाइम में दोनों ग्रुप्स को एक साथ क्लियर किया, राइट? आपने पांचों लॉस को एक साथ चलाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी क्रिएट की और उस स्ट्रैटेजी को आपने कंप्लाई कैसे किया? व्हाट आई मीन टू से इज, पीपल मेक शेड्यूल एवरी नाउ एंड देन, लेकिन हर 2 दिन में वो शेड्यूल जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, हम उसे फॉलो ही नहीं कर पाते. तो आपने क्या किया? क्योंकि बच्चे बार बार कहते हैं सर हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए. तो आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे, या सेल्फ मोटिवेशन से ज्यादा आपने डिसिप्लिन पे ट्रस्ट किया? तो दिस इज माई क्वेरी टू यू कि आपने स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई पांचों लॉस की? मैं इस पे एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे अमित सर ने अभी कहा मोटिवेशन. देखो, माय फिलॉसफी इज दैट मोटिवेशन इज लाइक हैविंग अ बाथ, एज यू रिक्वायर टू बाथ ऑन डेली बेसिस. आपको मोटिवेशन भी डेली बेसिस पे चाहिए होगा. उससे अच्छा ये है कि अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लें रादर देन गोइंग फॉर दिस मोटिवेशन, अगर आप उसे मोटिवेशन को रिप्लेस कर दें डिसिप्लिन के साथ, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत रहेगी. एंड डिसिप्लिन आप लेके आ सकते हैं अगर आपने एक चीज़ मन में बना ली है कि मेरे को हाँ इस बजे इतने बजे मेरे को ये काम करना है, तो वो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है. एंड डिसिप्लिन आप अपने खुद से तय कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा डिसिप्लिन सिखाएगा नहीं, ये तो अब आपको खुद तय करना है. तृप्ति ने ये सब कुछ कैसे किया, आइए ज़रा इनकी ज़ुबानी सुनते हैं. पहले तो मैं सिर्फ जून में फर्स्ट ग्रुप देने वाली थी. फिर शायद अमित सर, आपको याद भी नहीं होगा, मैंने आपसे बात की थी तो आपने बोला कि बेटा आप दोनों ग्रुप दे सकते हो तो आप प्रिपेयर करो आगे, बाकी फर्स्ट ग्रुप तो आपका तैयार है ही, तो आप क्लियर तो हो ही जाओगे उसमें. तो फिर मैंने सेकंड ग्रुप की भी प्रिपरेशन से स्टार्ट की थी. और ये वॉइस नोट वाला भी सर ने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि आप वॉइस नोट्स बना के रखो. और सर जसप्रीत सर ने जैसे कहा कि डिसिप्लिन, तो वो तो मेरे में था कि मेरे को करना है, मतलब करना है. जो रिजल्ट के बाद जो खुशी आती है पेरेंट्स के चेहरे पर, टीचर्स के चेहरे पे, वो देखनी है. और मेरा मतलब मैं मंथली बेसिस पे प्लान्स बनाती थी अपने कि मेरे को इस मंथ के एंड तक ये चैप्टर, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर, इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स तक कंप्लीट हो जाने चाहिए. उसके बाद मैं उसको वीकली में ब्रेकअप करती थी, उसके बाद उसको मैं डेली बेसिस पे ब्रेकअप करती थी. और था कि मेरा अगर वीकली कंप्लीट हो जाता था तो मैं उसके बाद अपने आप को ही रिवॉर्ड देती थी कि आज मैं एक स्लॉट नहीं पढ़ूंगी टाइम का, या फिर आज मैं घूमने जाऊंगी, या फिर आज ये करूंगी अगर मेरा वीकली टाइम टेबल कंप्लीट हो गया तो. और जब नहीं होता था तो फिर उसको मैं एज अ पनिशमेंट देती थी कि आज ये नहीं कंप्लीट किया ना तो नेक्स्ट टाइम तेरे को और इससे ज़्यादा पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए.
तो कहना इससे कि बच्चे ने अपने आप को चीट डे की फॉर्म में रिवॉर्ड्स दिए हैं, राइट जी? अच्छा बच्चे, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जनरली बच्चे कहते हैं कि सर कंपनी लॉ के तो सारे सेक्शंस हमें याद हो गए, लेकिन सर क्या JIGL में, EBCL में, SLCM में जो रेगुलेशन नंबर्स हैं, सेक्शन नंबर्स हैं, क्या वो भी हमें याद करने ज़रूरी हैं? क्या सर हमें सारे केसेस, सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के नाम याद होने चाहिए? तो आपने उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक भी सेक्शंस नहीं याद थे और ना ही जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। बस ये था कि लास्ट टाइम पे मैंने कुछ कुछ देखे थे, तो ये था कि एक दो थे माइंड में, बट ये है कि मैंने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की उनको, क्योंकि आप और हमेशा सारे टीचर्स कहते हैं कि सेक्शंस लिखने से अच्छा है कि आप उस पर फोकस करो कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो सामने। तो फिर मैंने हमेशा से वही फोकस किया था, क्योंकि मेरे साथ मैं सेक्शंस याद करने जाती थी तो मैं सब मिक्सअप कर देती थी। तो इसलिए हुआ कि गलत सेक्शन लिखोगे तो टीचर्स को ये लगेगा कि आपको दो सेक्शंस नहीं आते, जो सही है वो भी नहीं आता और जो गलत लिखा है वो तो आपको पता ही नहीं है क्या है। तो इसलिए फिर सेक्शंस पे मैंने कभी फोकस ही नहीं किया सर। नहीं, ये एक सबक मिल रहा है हम सबको एज अ स्टूडेंट। आप लोगों को एक लेसन है ये कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्रैमिंग द सेक्शन नंबर्स, अगर हम लोग उन सारी चीज़ों को अगर कंसेप्ट बेस रिकॉल करें, रिवाइज करें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर मैं टैक्स के सब्जेक्ट की बात करूँ, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते करते आप 50 बार किसी न किसी सेक्शन को लिखते होंगे, तो वो वाला सेक्शन तो याद हो ही गया। जैसे सैलरी में आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन 16 क्लॉज 1A, तो आपने ये 50 बार लिखा होगा, तो ये सेक्शन तो याद हो ही गया। डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 है तो याद हो ही गया, साथ में रूल नंबर 5 है, याद हो ही गया हम लोगों को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें साथ साथ में याद हो जाती हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी और चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने आप को जैसे बोले अपने आप को हाँ पहुँचा के सेक्शंस को याद करना, मेरे ख्याल से ये एक सही तरीका नहीं होगा पढ़ाई करने का। रादर अगर हम लोग फोकस करें कंसेप्ट के ऊपर, तो शायद मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। एग्जामिनर भी एटलीस्ट एट एग्जीक्यूटिव लेवल, मे बी आई गो रॉन्ग, अमित सर मेरे को करेक्ट करेंगे, बट एट एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और CA इंटरमीडिएट लेवल, एग्जामिनर भी आपसे सेक्शन नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि नहीं फाइनल लेवल पे जाके वो थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन रखे, लेकिन एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट लेवल पे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको सारे सेक्शन नंबर याद होंगे। बच्चे यहाँ पर जो जसप्रीत सर और तृप्ति कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इससे व्यू अलग रखता हूँ। बिकॉज इन केस ऑफ कंपनी लॉ अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी लॉ आपको CS प्रोफेशनल्स में दोबारा नहीं पढ़ाया जाता। आपने जो CS एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ लिया, उसी के बेसिस पे आपको लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करना है। ऑब्वियसली आप बीच में अपडेशंस करेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, बट हाँ, कंपनी लॉ में सेक्शंस लिखने बहुत ज़रूरी है। कंपनी लॉ में रेलेवेंट जजमेंट्स लिखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, सिक्योरिटी लॉ की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर आपको रेगुलेशन नंबर याद नहीं है, तो दैट्स ओके, बिकॉज पहले ही दिन जाते आपको लिस्टेड कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। तो कंपनी लॉ जहां तक है, येस यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी सेक्शन। ओवर टू जसप्रीत सर। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपने पेरेंट्स को बताया? ऑब्वियसली खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन जो वो खुशी है हम लोगों ने तो नहीं देखी उनकी वो खुशी। आप उनकी खुशी को एक्सप्रेस कीजिए कि वो खुश कैसे हुए। सर उस खुशी को कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मीन्स वो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो पूरी फैमिली में फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बेटी पास हो गई, मेरी बेटी पास हो गई, पास हो गई, रैंक आ गई। मतलब पहले तो ये था ना कि सिर्फ पास हो गई, रैंक का नहीं पता था। उसके बाद रैंक पता चली तो उसके बाद दोबारा कॉल्स करके बता रहे हैं कि बेटी की रैंक भी आई है साथ में। खाना खा रहे थे, खाना बीच में छोड़ दिया, बोला खुशी से ही पेट भर गया हो। और यही था बस। हम तो मतलब कल वाराणसी से ट्रैवल करके आए थे 2:45 बजे, तो 2 बजे रिजल्ट आया, तो पापा थके भी हुए थे, कुछ नहीं सोच रहा था उनको कि था कि नहीं हम तो जा रहे सबको बताने कि हाँ मेरी बेटी की रैंक आई है, मेरी बेटी पास हो गई। अच्छा, आप वैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं आप वाराणसी में, लेकिन इस समय आप दिल्ली में हैं। Yes, और मेरे ख्याल से हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने तो बहुत नाम रोशन किया है हम लोगों का। जो लास्ट टाइम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था दीपा, ऑल इंडिया 4th रैंक हमारे था स्वाति बंसल, ये लोग दोनों भी स्टूडेंट्स हरियाणा से हैं।
ये दोनों भी लड़कियां भी हरियाणा से हैं और ये बेटी भी हमारे हरियाणा से। तो जो ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बिल्कुल ठीक है जी, और हरियाणा वाले तो इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड हरियाणा से बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। सो बहुत बहुत मुबारक आपको तृप्ति एक बार फिर से। अमित सर। अगेन बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। और अब आगे का क्या प्लान है, आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? अभी तो आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के बुकेज आएंगे, तो आप कैसे अपनी इस हैप्पीनेस को शेयर करने वाले हो, कैसे इसे एंजॉय करने वाले हो, एंड व्हाट इज योर फ्यूचर स्ट्रैटेजी? सर फ्यूचर स्ट्रैटेजी तो अभी मतलब इतनी ज़्यादा खुशी है कि कुछ सोचने का मन ही नहीं कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। बट ये है कि रिजल्ट आने से पहले से ही प्लान था कि साथ में आर्टिकलशिप करनी है और साथ में ग्रुप्स मतलब एग्जाम्स क्लियर करना है। बीच में जुलाई अगस्त में ब्रेक लेके आर्टिकलशिप से अच्छे से प्रिपरेशंस करके रैंक उसमें भी लानी है। बस यही था कि स्ट्रैटेजी में। तो बच्चे, एज अ रैंक होल्डर यू आर अ लीडर नाउ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पैन इंडिया लेवल पे हैं जो आपको देख रहे हैं एज अ रोल मॉडल। तो व्हाट 5 थिंग्स वुड यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे रिलेटेड टू स्टडीज एट एग्जीक्यूटिव लेवल? फर्स्ट थिंग, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा, आप 2 घंटे तो ये सोचने में निकाल दोगे कि पढ़ना क्या है पढ़ना क्या है। मेरे साथ यही था कि मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपना प्लान बनाती थी, टू डूज लिस्ट काइंड ऑफ। उसके बाद सेकंड थिंग, आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप अगर 1-2 दिन का या फिर सोचते हो कि यार थोड़ा सा गैप कर लिया तो क्या हो गया, ऐसा लगता है हम लोग को कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट दोबारा उसी स्पीड में आने में, उसी चीज़ को अपने माइंड को करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, वो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और थर्ड थिंग, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये नहीं कि आप कोई कुछ आ गया तो नहीं छोड़ो, नहीं पढ़ता हूँ आज, ना हो गया, कुछ नहीं होता, वो ज़रूरी है। और आपको सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सेक्रीफाइसेस नहीं करने पड़ते। कल होगा कि आज फ्रेंड्स की पार्टी है, चलो ना आज फ्रेंड्स के साथ हो जाता हूँ, बट आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, आपको अपना 100% देना पड़ता है रैंक लाने के लिए। बिकॉज आप अगर 100% नहीं दोगे ना तो फिर आपका रैंक लाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सब कर सकते हैं यार मतलब मैंने कर लिया ना तो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन करके रखो। और मॉड्यूल की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉड्यूल आप ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार मॉड्यूल तो ज़रूर रीड करना। थैंक्स अलॉट तृप्ति, मेरे ख्याल से आपने सारी चीज़ समराइज कर दी। और ये जो आपने पॉइंट्स बोले ना कि कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, टू डू द लिस्ट है, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने रैंक लेके आना है उसके लिए। मेरे ख्याल से लाइफ में किसी भी फेज़ में अगर आपको कामयाबी देखनी है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन मानिए मेरी बात का, एट द एज ऑफ दिस 40 एज, मैं मिडिल एज में हूँ, मैं आज तक डेली बेसिस की अपनी एक डायरी बनाता हूँ। येस, आई एम नॉट दैट टेक्निकल सेवी कि जी मैं वो टू डू द लिस्ट जो है अपने मोबाइल पे बना रहा हूँ, नोट्स में मोबाइल पे बना रहा हूँ, वो नहीं है। मेरे पास एक डायरी है, उस डायरी के अंदर पेन से हाथ से अपने लिखता हूँ कि मेरे को अब क्या काम करना है, या आज की तारीख में मेरे पास कौन से पेंडिंग काम है वो सारे चल रहे हैं। तो ये जो हैबिट है ये आपको इनकलकेट करनी होगी। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने रैंक लेके आना है, इसलिए कि आपने लाइफ के अंदर भी कुछ कामयाबी लेनी है। जसप्रीत सर, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे भी। सर, एट दिस एज 24 घंटे में से आप कितने घंटे काम करते हो ऑनेस्ट? मैं कितने घंटे काम करता हूँ, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, मैं आई एम वर्किंग फॉर अराउंड 12 to 15 आवर्स। अब 12 से 15 घंटे मैं काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस समय स्टूडियो में सामने मेरे स्टाफ मेंबर्स भी हैं। मैं सारी अपनी किताबें खुद अपडेट करता हूँ, मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। हेल्पिंग हैंड अगर हैं भी तो मेरे को ये लगता है कि यार पहले मैं उनको काम दूंगा, फिर उनका काम मैं चेक करूँगा, टाइम डबल कंज्यूम होगा, इससे अच्छा मैं ये काम खुद कर लेता हूँ। और साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि बस स्टूडेंट मेरे को कहते हैं सर आपको इतना सब कुछ कैसे याद है। वो याद होने का एक सिंपल सा कारण ये है कि मैं अपने नोट्स खुद बनाता हूँ, मैं अपनी किताब खुद बनाता हूँ। मेरे को पता है कि मैंने किताब में कौन सी जगह पे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें करते 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 जब मैं टाइपिंग अपने हाथ से कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ें मेरे को याद भी हो जाती हैं। एंड येस, आई एम वर्किंग 12 to 15 आवर्स अ डे।
इवन ऑन संडेज भी यही शेड्यूल रहता है। और ये 12 से 15 घंटे जो है ये सिर्फ अपने जो पढ़ाई से रिलेटेड है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी जो फैमिली कमिटमेंट्स हैं वो भी साथ साथ में चलती रहती हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हमारे इंडस्ट्री में हैं लगभग सब ही कर रहे हैं, सब इतनी ही मेहनत कर रहे हैं और सब इतनी ही मेहनत के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अमित सर, मेरे ख्याल से आप एक्सेप्शनल केस नहीं है। मेरे पास में सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स में इनकम टैक्स भी आता है और जीएसटी भी आता है। तो इनके पास तो 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स अपने आप में एक समंदर के बराबर है। ये कैसे मैनेज करते हैं, मैं तो कई बार इनको कहता हूँ कि साहब अगर मैं आपकी पोजीशन पे होता तो मैं कब का छोड़ छाड़ के कहीं और काम पे लग जाता, मेरे बस का नहीं है। पर देन ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। 5 लॉज को मैनेज करना डे इन डे आउट, मेरे ख्याल से 7 दिन हम लोगों को कब पड़ जाते हैं। जसप्रीत सर सही बोल रहे हैं बच्चे। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर यू हैव टू हैव दैट नॉलेज, और उसके लिए जैसा जसप्रीत सर ने कहा, सर कितने घंटे काम करते हो, जैसे इन्होंने कहा ही इज़ वर्किंग 12 to 15 आवर्स। इस बच्ची ने कहा कि मैं दिन में 14 घंटे पढ़ती थी। आई एम वर्किंग 18 आवर्स अ डे। 18 घंटे पर डे मैं सिर्फ और सिर्फ काम करता हूँ, सिर्फ काम करता हूँ। तो हमें सर फैमिली को टाइम कब देते हो? साल में 2 बार। तो हमें सर यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर फैमिली। नो, आई एम डूइंग जस्टिस टू माई वर्क। दिस इज पैशन एंड यू हैव टू क्रिएट दैट, यू हैव टू इनकलकेट इट विद इन योर सेल्फ। मैं बच्चे बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जैसे कि अगर आपको पता हो, बहुत सारे बच्चे जो हम लोग को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं हर सब्जेक्ट की मेन कोर्स की बुक देता हूँ। मेन कोर्स की बुक के साथ मैं आपको केस स्टडी की बुक एक अलग से देता हूँ, जिसमें पास्ट 10 ईयर्स के मतलब 20 अटेम्प्ट्स की सारी केस स्टडीज होती हैं। उसके अलावा मैं कभी भी बच्चों को बाहर से स्कैनर रिकमेंड नहीं करता। आपको भी याद होगा तृप्ति, मैं अपना खुद का बनाया हुआ स्कैनर देता हूं जिसका नाम है परीक्षा स्कैनर। इसके अलावा मैं रिविजनरी नोट्स देता हूं, रिविजनरी लेक्चर्स देता हूं, केस स्टडी के लेक्चर्स अलग से देता हूं। अगर आप कभी भी गूगल पे जाके सर्च करेंगे, 5 लॉ की 5 बुक्स मैं देता हूं, मीन्स 25 बुक्स जो है हम लोग उस पर एक साथ काम करते हैं अलॉन्ग विद लेक्चर्स। मेन कोर्स की बुक के साथ मेन कोर्स के लेक्चर्स रहते हैं बच्चे, रिवीजन की बुक के साथ रिवीजन के लेक्चर्स रहते हैं, एलएमआर बोलते हैं हम उनको, लास्ट मंथ रिविजनरी लेक्चर्स। केस स्टडी की बुक के साथ केस स्टडी के लेक्चर्स रहते हैं। उन लेक्चर्स ने आपकी कैसे हेल्प की बच्चे, इसके साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे इस बात को। सर आपके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते थे, क्योंकि आपकी मेन कोर्स बुक में ही आपने मतलब 3 तरीके से दिया रखा था। पहले उसको अच्छे से थ्योरी बेसिस पे, उसके बाद उसको क्विक रिकेप, फिर चार्ट्स। तो वो रिवीजन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं कि आप रिवीजन के टाइम पे सिर्फ चार्ट्स पढ़ लो या फिर क्विक रिकेप देख लो एक बार, तो भी सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ इस पे ये था, इसमें ये था। क्योंकि आपके चार्ट्स पूरी तरीके से एकदम हर एक चीज़ को डिफाइन कर देते थे कि हाँ इसमें ये है, इसमें वो है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब लास्ट मंथ रिविजन लेक्चर्स तो सर के कुछ यूट्यूब्स पे भी डाल रखे हैं सर ने, और वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल है कि उसमें लगता ही नहीं कि वो लास्ट मंथ रिविजन लेक्चर से, लगता है सर ने पूरा ही पढ़ा दिया उसमें भी, और कम टाइम में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। थैंक्स लॉट तृप्ति, थैंक्स लॉट फॉर दिस थिंग। आपको बहुत बहुत मुबारकें, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकें, आपके माता पिता को बहुत बहुत मुबारकें, आपके ब्रदर बाहर बैठे हुए हैं, स्टूडियो से बाहर बैठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकें। एंड वेल डन टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स में भी अच्छा स्कोर करें। एक लास्ट चीज़ बता देना, ऑल इंडिया रैंक प्लान किया था या मेहनत को प्लान किया था? सर मैंने मेहनत को ही प्लान किया था। ऑल इंडिया रैंक तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा आएगा, और इनफैक्ट मेरे सारे पेपर्स मेरे जैसा चाहती थी मेरे वैसे नहीं गए, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी लास्ट 1 मंथ से। अब स्टूडियो के बाहर अभी आप कुछ ईसीएल के बारे में कुछ कह रहे थे। यस सर, ईबीएस जैसे एग्जाम्स टाइम में मैं जिस दिन एग्जाम देकर आती थी मैं उस दिन नहीं पढ़ती थी। उस दिन मैं सो जाती थी जल्दी कि सुबह उठ के पढ़ेंगे, तो मैं 3-4 बजे के आसपास उठती थी वही। तो मैंने ईबीसीएल में उठी थी, तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मीन्स मेरे पेट में दर्द था, सर में दर्द था, और वो मैं पढ़ नहीं पाई उस वक्त। और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि मेरे को 5 बजे तो हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और यस सर, एग्ज़ाम, यस सर
5 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से मेरे को आई गेस मैं 12 बजे के आसपास फ्री हुई, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह चढ़ी, पेन किलर्स लगी और फिर ब्लड टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ था। तो मैं 12 बजे फ्री हुई और मेरे हॉस्टल से मेरा सेंटर 1 घंटा दूर पड़ता था। तो मेरे को तुरंत हॉस्टल आके तैयार होकर निकलना था सेंटर के लिए। मैं तुरंत सेंटर के लिए निकली और फिर वहाँ पर मैं एग्ज़ाम लिख तो रही थी, बट वहाँ पर मैं बेहोश हो गई एग्ज़ाम लिखते लिखते। फिर टीचर्स ने वहाँ पर मेरे को मतलब पानी वगैरह पिलाया, होश में लाया। तो उसके बाद फिर मैं फिर लिखना स्टार्ट की और फिर मेरे को वॉमिटिंग हो गई बहुत ज़्यादा। फिर ये सब एग्जाम के अंदर यस सर, एग्ज़ाम के अंदर चल रहा है ये सब। और फिर यहाँ तक कि टीचर ने मेरा पेपर ले लिया था कि बेटा जाओ आप आराम करो, नेक्स्ट टाइम पेपर दे लेना। बट मेरे को था कि नहीं सर, मेरे को आज ही लिखना है और मेरे को बस इतना लिखना है कि मैं पास हो जाऊँ। क्योंकि फिर लास्ट करते और वहाँ के टीचर्स भी अच्छे थे कि उन्होंने मेरे को टाइम टू टाइम गर्म पानी करके देते रहे, चाय देते रहे। तो फिर ये था कि बस लिख लिया था। और उसके बाद भी मेरे को तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा, एग्ज़ाम 5 बजे देकर फ्री हुई। फिर मैं हॉस्पिटल गई वहाँ पे, फिर वहाँ पर फिर उन्होंने मेरे को ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई। फिर मैं 8 बजे तक हॉस्टल आई। उसके बाद फिर नेक्स्ट एसपीसी का एग्ज़ाम्स था, तो फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट। ये बहुत बहुत इंस्पायरिंग सी बात आपने बताई है कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए, वेल डन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और हम लोग कंक्लूड करेंगे 2 बातों से। मैं कंक्लूड करूँगा 2 बातों से, उसके बाद अमित सर कंक्लूड करेंगे। मेरी 2 बातें, मेरा एक तकिया कलाम है, मैं सबको बोलता हूँ ये बात, प्लान योर वर्क, वर्क ऑन योर प्लान एंड योर प्लान विल वर्क। एक लाइन है, आप इसको समझें, गहराई में लेके जाए। दूसरा, मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरे को ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, क्या करूं? ध्यान रखिएगा, यू कैन नेवर प्लान टू स्कोर ऑल इंडिया रैंक, यू कैन ओनली प्लान टू डू द हार्ड वर्क। ऑल इंडिया रैंक इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द हार्ड वर्क, it's always a byproduct of the hard work. You can never plan to score all India ranks, never ever. अभी रिसेंटली सीए का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था। मासूर का एक लड़का है, मोहम्मद मेरे को पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, मासूर का लड़का है। एक ग्रुप दिया, 400 में से 340 नंबर है, 400 में से 340 नंबर। मैं उसकी मार्कशीट देख के हैरान था एंड वाज टेलिंग हिम फ्रॉम डे 1 go for both groups, go for both groups, go for both groups. But he just could not take that pressure to appear for both groups. That is the reason I always say, you never plan to score ranks, you always plan to do the hard work. तो अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो definitely you can succeed to become top student of the country and to have a rank like Tripti has scored on the rank. So 2 बातें मेरी तरफ से complete हुई। अमित सर, आपकी तरफ से 2 बातें और एक लास्ट बात हम लोग तृप्ति से करके वाइंड अप करेंगे। बच्चे, मैं एट द एंड आपको यही कहना चाहूंगा कि यू हैव टू फोकस ऑन 2 थिंग्स एंड तीसरी चीज आपको अपने आप मिल जाएगी। यू हैव टू फोकस ऑन डिसिप्लिन, यू हैव टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, एंड जब आप डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहोगे इट विल लीड टू योर सक्सेस। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एज हम सब जानते हैं। तो व्हाट इज द पाथ? द पाथ देखो सर, ऐसा है, जहां तक मैं अगर बात करूं फास्ट ट्रैक बैचेस की, मैंने कभी नहीं लिया है। आई हैव नेवर डन इट। मेरा कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, कोई कैप्सूल बैच नहीं है। बच्चे, इन डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपका कंपनी लॉ 100 आवर्स में मिल जाएगा, एंड आई स्टार्ट लाफिंग। बच्चे कहते हैं सर आप हंस क्यों रहे हो? मैं कहता हूँ बेटा 95 आवर्स में तो खाली डायरेक्टर्स पढ़ाता हूँ, तो 100 आवर्स में मैं पूरा कंपनी लॉ कैसे दे सकता हूँ? बच्चे देखो, एक चीज याद रखना, मेरी लाइफ का एक फंडा है, द लास्ट पे चेक वॉट एवर यूल बी गेटिंग इन योर लाइफ, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट चेक विच यू हैव रिसीव्ड। 10 रुपए से स्टार्ट करोगे, 10,000 पे जाओगे, 1 लाख से स्टार्ट करोगे, 1 करोड़ पे जाओगे। एंड अल्टीमेटली वो जो फर्स्ट चेक है ना, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मुझे आज भी याद है, मैं बचपन में पढ़ता नहीं था। सॉरी, मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। मैं बचपन में ना पढ़ता नहीं था, तो जब नहीं पढ़ता था ना तो मार्क्स बहुत कम आते थे। 3rd 4th स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट। 5th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक स्टोरी सुनाई हमारे स्कूल के टीचर ने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बेटा 3 बलून्स है, रेड, येलो एंड ग्रीन। तीनों में हमने वो गैस डाली जो हम इंडिया गेट पे जाते हैं और बलून्स को उड़ाते हैं। तो रेड, येलो एंड ग्रीन तीनों बलून्स को एक साथ छोड़ा, कौन सा सबसे ऊपर जाएगा?
आई वॉज नॉट हैविंग आंसर, रेड वाला जाएगा कि ग्रीन वाला कि येलो वाला. तो द टीचर सेड बेटा वो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा गैस है, जिसमें सबसे ज़्यादा वो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जो भी गैस होती है वो है. तो वी स्टूडेंट्स और वी प्रोफेशनल्स आर दोज बलून्स. और जो नॉलेज है वो गैस है. जितनी ज़्यादा नॉलेज रखेंगे बेटा उतना करियर में ग्रो करेंगे. नहीं, आपकी तरफ से एक आखिरी बात जो स्टूडेंट को मोटिवेट करे पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए. सर मेरे को तो मेहनत करने की बस एक ही चीज़ से मोटिवेशन आती थी कि यार रिजल्ट के बाद जो पेरेंट्स के चेहरे की स्माइल देखनी है ना, बस उसके कंपेयर में कुछ नहीं है. आज मेहनत कर लो, उसके बाद क्या, उसके बाद तो फ्यूचर ही मतलब ब्राइट ही ब्राइट है कि जो चाहो वो मिलेगा. आज आप 2 दिन पार्टी में नहीं जाओगे, 2 दिन खेलोगे नहीं, 2 दिन सोओगे नहीं, तो क्या हो जाएगा. उसके बाद आपको लास्ट के मतलब आपके फ्यूचर के 20 ईयर्स आपको दिख रहे हैं ना आगे कि एकदम बेस्ट जाने वाले हैं. बस उसी चीज़ को सोच कर था कि हाँ बस पढ़ो और एक अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए. अगर आपको अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होता है. बस आपको होना चाहिए कि हाँ मेरे को सीएस करना है. जैसे मेरे को था कि मेरे को अपने नाम के आगे सीएस या सीए लगवाना है. सीए तो मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे को हुआ कि नहीं मेरे को अपने नाम के आगे सीएस लगवाना है. आज भी है कि हाँ मेरे को अपने नाम के आगे सीएस लगवाना है. उसके बाद जो चेहरे के जो पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल आएगी ना, बस वो देखनी है. ठीक है जी तृप्ति, ग्रेट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड. आज हम लोग यहाँ तक करेंगे और एक बार फिर से आप दोनों को मुबारक. अमित सर आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा. तृप्ति शी हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल एंड होपफुली आप लोगों को इंस्पायरिंग लगा होगा काफ़ी. आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज रियल लाइफ में फेस करने को मिल रहा हो, अगर आप चाहते हो किसी भी तरह का कोई इंट्रैक्शन मेरे साथ, अमित बोरा सर के साथ करना, तो हमारे मोबाइल नंबर्स आप लोगों के पास हैं. आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, वी आर अमंग दोज फ्यू जो कि मोबाइल फ़ोन पर उठाते हैं, रिसीव करते हैं कॉल्स को, जवाब देते हैं, व्हाट्सएप पे भी जवाब देते हैं. बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर साइड एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर. बाय बाय.